Hello friends, welcome to our channel Satyavanand. Today we will discuss the Hindu daily news analysis and editorial. तो आज करंट अफेयर के इस सेक्शन में आज 13 जनवरी 2013 को हम देखेंगे द हिंदू के डेली न्यूज एनालिसिस को। अगर हम देखें विश्व में जो संसाधनों का रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो है सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। परंतु जो रिसोर्स जहाँ पर हैं उनके इम्पोर्टेंस उस जगह पर है, लेकिन अगर उन रिसोर्सों का रीडिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से किया जाए तो पूरे वर्ल्ड में जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ होगा और हर जगह व्यक्ति पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, हर व्यक्ति का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। लेकिन विश्व में इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से न हो पाने की वजह से, कॉलोनियल माइंडसेट होने की वजह से ये समस्याएं ज़्यादा बिगड़ गई और कुछ देश बहुत अमीर हो गए जिन्हें आज हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, और कुछ देश गरीब रह गए या बहुत पिछड़ गए, उन्हें हम डेवलपिंग कंट्री, या जो बहुत पिछड़ गए उन्हें लिस्ट डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। तो इस समय हम देखते हैं दुनिया में दो चीज़ें रखी गई, एक डेवलप्ड कंट्री और एक लिस्ट डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्री। हम हमारे पास जो है प्रेजेंट टाइम में भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। तो जो G20 की प्रेसिडेंसी है भारत के पास, तो भारत अब इसके लिए पूरे वर्ल्ड के लिए क्या क्या कर सकता है, कुछ इनिशिएटिव ले सकता है। इसी से रिलेटेड आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कुछ स्टेटमेंट आया है। अगर हम देखते हैं उनका स्टेटमेंट क्या है, पहले उनका स्टेटमेंट हम देख लें। टुडे मोस्ट ऑफ दिज का मतलब है यहाँ पर ग्लोबल नॉर्थ की बात हो रही है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं। अभी इसे हम डिस्कस करेंगे। टुडे मोस्ट ऑफ दिज एडवांस्ड इकोनॉमी आर स्लोइंग डाउन क्लियरली इन द 21st century ग्लोबल ग्रोथ विल कम फ्रॉम कंट्रीज ऑफ द साउथ। आई थिंक दैट इफ वी वर्क टुगेदर वी कैन सेट द ग्लोबल एजेंडा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो हमारे देश जो हैं ये हम ग्लोबल साउथ में आते हैं और दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री हैं ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं। अगर हम देखें जो ग्लोबल नॉर्थ है उसने क्या किया, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया, दोहन किया, जिससे वो बहुत ज़्यादा अमीर आज हो गए। लेकिन उनकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ठीक न होने की वजह से आज वहाँ पर उनकी जो है इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना है कि प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं बहुत सारी क्राइसिस आ रही हैं, एक क्राइसिस खत्म नहीं हो रही तब तक दूसरा क्राइसिस आ रही है। और प्रेजेंट टाइम में विश्व में क्या है, स्टेट ऑफ इनस्टेबिलिटी। भारत में नहीं, भारत तो ठीक है, विश्व में अनस्टेबिलिटी की कंडीशन है। जैसे हम देख रहे हैं गल्फ कंट्री में, जो मिडिल ईस्ट है या जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, गल्फ कंट्री, इसमें हमेशा उपद्रव होते रहते हैं। अफ्रीका में गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है कभी कभी, और यूरोप में तो हमेशा ही रहते हैं। इस समय रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, अभी पिछले साल अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध चला था। तो इस तरह हम देखते हैं पूरे विश्व में कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी बनी हुई है। ये सब चीज़ें हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ की जो एक समिट हुई है जिसमें G20 प्रेसिडेंसी भारत के पास है, तो इस ग्लोबल साउथ समिट में ही नरेंद्र मोदी ने ये बात कहा है। आइए देखते हैं ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में कौन कौन से कंट्री को रखा गया है। यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप है। इसमें हम देख रहे हैं कि दो कलर से रंगे गए हैं, ब्लू एंड रेड। जो ब्लू कलर से कलर्ड कंट्री हैं, जैसे कि हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये ज़्यादातर चीज़ें। और ये हम देखते हैं लैटिन अमेरिका यानी मिडिल और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया का बहुत बड़ा पार्ट, ये क्या है, ये रेड कलर है। यानी यहाँ पर जो ब्लू कलर हैं ये डेवलप्ड कंट्री हैं और जो रेड हैं वो डेवलपिंग है, लिस्ट डेवलपिंग कंट्री है। तो ये जो ब्लू कलर हैं इन्हें ही कहा गया है साउथ, नहीं नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, साउथ में है। जापान कहाँ पर है, सिंगापुर, यहाँ पर सिंगापुर जो है कहाँ पर है, वो भी ईस्ट में है। कोरिया ईस्ट में है। लेकिन इन्हें जो है यहाँ पर फ्रेंच गुयाना, जो दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना है, इसे भी लोगों ने ग्लोबल नॉर्थ माना है। नॉर्थ का उनका मतलब है डेवलप्ड कंट्री से है, और जो रेड है उन्हें डेवलपिंग कंट्री माना गया, जो कि विकास के क्रम में पिछड़े हुए हैं। तो ये मैप है उनका जो
डिफिनीसन है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। यहीं से ब्लू और रेड का जो लाइन है वहीं से हम एक लाइन खींच देंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, टचिंग पॉइंट है, तो हमको एक लाइन मिल जाएगा जिसे ग्लोबल एंड साउथ लाइन कहा जाता है। तो ये जो है हमारे पास क्या दिखाता है कि जिन देशों ने रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा कर लिया वो आज अमीर हो गए और उन्हें हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। तो जो हमने भी मैप देखा ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का, तो ये जो मीटिंग हो रही थी वो ग्लोबल साउथ की थे। अगर हम देखें प्रधानमंत्री मोदी का क्या कहना है कि पिछले 8 दशक में हम देखते हैं कि जो ग्लोबल गवर्नेंस का मॉडल है वो ग्लोबल नॉर्थ वालों ने दिया है, यानी डेवलप्ड कंट्री ने दिया है, और उसमें ग्लोबल साउथ का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। परंतु अब ये समय आ गया है कि ग्लोबल साउथ के लोग भी अपना वर्ल्ड गवर्नेंस में अपनी पार्टिसिपेशन करें और पूरे दुनिया जो है उन्हें अवसर दें। उन्होंने क्या कहा साथ ही साथ कि जो 21वीं सेंचुरी 21वीं सदी है ये ग्लोबल साउथ वालों की है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो दुनिया में बड़े बड़े चैलेंज प्रकट किए गए हैं, क्रिएट किए गए, उत्पन्न किए गए, उसे ग्लोबल साउथ वालों ने नहीं किया बल्कि ग्लोबल नॉर्थ वालों ने किया है, और ग्लोबल साउथ वाले उससे अफेक्टेड हो गए। कोरोना की बात हो या क्लाइमेट चेंज की बात हो, टेररिज्म की बात हो, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हो, वर्ल्ड वार सेकेंड हो, चाहे अमेरिका द्वारा जापान पर बम गिराया जाना हो, न्यूक्लियर बम, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी त्रासदी विश्व में आई है उसमें ग्लोबल नॉर्थ का ही कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। उन्होंने ही सब कुछ किया, इसमें ग्लोबल साउथ वालों ने नहीं किया है। ये चीज़ें उन्होंने वर्चुअल समिट, ये जो समिट हुई है, मीटिंग हुई है, ये वर्चुअल हुई थी, वैसा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा। उस मिनिस्टर में हम देखें तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हुन सेन और जो है वियतनाम के भी लीडर वगैरह सम्मिलित थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है आगे क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल साउथ है उसे मैं एश्योर करना चाहता हूं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं, कि जो आपकी आवाज़ है वही हमारी आवाज़ है और आपकी जो प्रायोरिटी वही हमारी प्रायोरिटी, यानी हम जो एक संगठित भाव से आगे बढ़ेंगे। और G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, तो ये बट नेचुरल है कि हम जो है अपनी वॉइस को आगे बढ़ाएंगे, ग्लोबल साउथ की वॉइस को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट हो सके। लेकिन इसके लिए क्या है, हम सभी को यूनाइट होना पड़ेगा, और जो ये चेंजिंग है, इस जो सिचुएशन है, ग्लोबल गवर्नेंस की मॉडल है, उसमें हमें चेंजिंग लाना पड़ेगा। इसके लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स और जो है फाइनेंशियल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में हमें चेंजिंग लाना होगा। ट्रेडिशनली द ग्लोबल साउथ हैज़ बीन अंडरस्टूड एज पोस्ट कॉलोनियल कंट्री ऑफ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। तो हम जानते हैं जो ग्लोबल साउथ के कंट्री है मेनली कौन है, अभी हमने मैप में देखा, एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है। क्यों? क्योंकि ये पोस्ट कॉलोनियल कंट्री का गवर्नेंस का मॉडल है। ये सभी देश गुलाम थे, किसी न किसी, कोई ब्रिटेन का था, कोई फ्रांस का था, कोई जर्मनी का था, कोई डच का था, कोई किसी कंट्री का था। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब लोगों ने रिसोर्सेज को लूट लिया, इसी वजह से सारे देश गरीब हो गए। पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि इन सब चीज़ों में हमें चेंज लाने होगी। इसके लिए हमें एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करना होगा और एक कॉन्फ्लिक्ट जो आपस में उन्हें हमें समाप्त करना होगा। अदरवाइज जब तक हमारी आपस में संगठन नहीं होगा, सहमति नहीं होगी, तब तक हम अपनी आवाज़ को एक ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते हैं। सेकेंड न्यूज़ है, वेजिटेबल प्राइसेज हेल्प कूल इन्फ्लेशन। हम जान रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में सभी बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट को, ब्याज दर को बढ़ा रहे हैं। FD के रेट को बढ़ा रहे हैं या अन्य जो भी है सिंपल इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जा रहा है। अगर देखें तो गवर्नमेंट का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जो वेजिटेबल सब्जियों की प्राइस हैं दिसंबर महीने में 15.1% डाउन हो गए, यानी जो उनकी महंगाई है वो घटी है, ऐसे सरकारी आंकड़ा कहते हैं। जबकि RBI का ये आंकड़ा क्या है कि महंगाई कितने रेंज में होनी चाहिए, उन्होंने कोई पॉइंट फिक्स नहीं किया है कि इस पॉइंट पर होना चाहिए, बल्कि उन्होंने एक रेंज फिक्स कर दिया है, +4 ± 2%, यानी 4% से 2% ज़्यादा हो सकता है, 2% कम, यानी यूँ कहें तो 2 से 6% के बीच में उन्होंने रेंज फिक्स कर दिया है। प्रेजेंट टाइम यानी दिसंबर महीने का जो आंकड़ा है वो बताता है कि 5.72% भारत में महंगाई दर है, जो कि 6% से थोड़ा कम है। लेकिन ऐसा कब हुआ है? ऐसा हुआ है 11 महीनों के बाद, और नवंबर दिसंबर 2 महीने लगातार हो गए कि जब महंगाई दर 6% से कम आई है।
लेकिन ये महंगाई दर केवल सब्जियों में तो घटी है 15.1%, लेकिन अगर देखें तो अन्य अनाज में इसकी महंगाई दर अभी भी 10% से ज़्यादा है। लेकिन ये महंगाई जो सरकार का 5.72% है, ये एक डाटा है, ये हमारे पास हर रीजन में समान नहीं है। क्यों? जैसे देखें ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई अभी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, 6.05% है फूड प्राइसेस का इन्फ्लेशन ज़्यादा है, जबकि शहर क्षेत्र में हम देखें तो 2.8% है। इसका मतलब क्या है, शहरों में महंगाई बिल्कुल नहीं, वहाँ पर सिर्फ 2.8% है। आरबीआई कहती है कि हम 2 से 6 के बीच में रखेंगे, +4 ±2 में। तो शहरी क्षेत्रों में तो बिल्कुल महंगाई नहीं है, वहाँ पर मात्र 2.8 है, जो कि सरकार कहती है टॉलरेबल रेंज में है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा है। ये यहाँ पर उन्होंने एक मैप दिखाया, मैप के माध्यम से दिखा रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है 2018 में 6% के नीचे था, 2019 में बहुत डाउन हो गया, करीब करीब 2% पहुँच गया वो लेकिन 2020 के बाद से बढ़ना शुरू हो गया, और ये जो है फिर 21 में डाउन हुआ और 22 में फिर बढ़ता चला गया, अब फिर धीरे धीरे डाउन हो रहा है। अगर हम देखें उनकी जो महंगाई है उस सारे चीज़ों को साथ में मिलाया जाता है। कोर इन्फ्लेशन एक वर्ड है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि अगर हम फूड और एनर्जी के पार्ट को हटा दें तो जो हमको चीज़ें मिलती हैं उन्हें हम कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। तो 6.1% से 6% हमको दिखा, यानी हमारा इन्फ्लेशन जो है 6% पर है, कोर इन्फ्लेशन, जिसमें हम एनर्जी और फूड को एक्सक्लूड कर देते हैं। ये जो आर्टिकल है उसी का पार्ट है। द कंसर्न इज दैट कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रिमेन्स स्टिकी अबव 6% विथ एविडेंस ऑफ हाई इन्फ्लेशन इन द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है, और ये जो हमारे पास दिख रहा है वो 6% है, उससे ज़्यादा है। ये जो हमने 5.72% लाए हैं वो एक एवरेज है। एवरेज क्या होता है, कुछ सेक्टर में बहुत कम है, जैसा कि हमने कहा शहरी क्षेत्र में बहुत कम है, ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो हमारे ओवरऑल रूप से देखें तो अधिकांश क्षेत्रों में 6% से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति है, क्योंकि ऐसा 1 साल हो गया महंगाई के 6% से ज़्यादा हुए। कुछ लोग सरकारी नौकरी पा जाते हैं, उसके बाद उनका प्रमोशन होता है और देश के बहुत बड़े पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, और वो इतना बड़ा करप्शन कर लेते हैं कि पूरे देश को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है, और वो हानि शायद कई साल या कई दशक लग जाते हैं। साथ ही साथ जो छवि खराब होती है देश की, वो भी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति क्रिएट करती है। हम देखते हैं एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी बुक्ड इन ग्राफ्ट केस। जो भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय में सेक्रेटरी होना अपने आप में गर्व की बात है, बहुत ही सम्मानजनक पोस्ट है। और गृह मंत्रालय में सेक्रेटरी होना, फाइनेंस डिपार्टमेंट में होना, डिफेंस में होना, एक अपने आप में और भी बहुत बड़ी बात होती है। फाइनेंस सेक्रेटरी जो है रिश्वत के केस में पकड़ा गया है, उसके ऊपर सीबीआई ने छापा मारा है। तो ये बड़ा ही दुखद घटना है। तो हम जानते हैं एक जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसमें 6 डिपार्टमेंट होते हैं। जो सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, उसमें जनरली आईएएस ऑफिसर ही होते हैं। तो जो 6 डिपार्टमेंट में जो सबसे सीनियर होता है सेक्रेटरी, उसे ही फाइनेंस सेक्रेटरी कहा जाता है। तो भारत में जो है अरविंद मायाराम नाम के एक सेक्रेटरी हुए, जो कि 2004 से उसके बाद समय में थे। वे क्या किए, जो आरबीआई की नोट प्रिंट होते हैं, आरबीआई किसके अंडर में काम करता है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। तो जो नोट में प्रिंटिंग होती है उससे जो एक थ्रेड उसमें लगता है, कलर शिफ्ट, उसका नाम है कलर शिफ्ट सिक्योरिटी थ्रेड। उसका जो परचेजिंग करना था उसको भारत में प्रोडक्शन नहीं होता है उसको भारत की कोई कंपनी नहीं बनाती है और भारत सरकार भी नहीं बनाती है। तो इसके लिए करार किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डी ला रू इंटरनेशनल लिमिटेड, एक यूके की कंपनी है, उससे उन्होंने करार किया था। उससे उन्होंने एग्रीमेंट किया कि वो कंपनी ने थ्रेड प्रोवाइड कराएगी। लेकिन जो उसमें सप्लाई करने की बात हुई, एक्सक्लूसिव कलर शिफ्ट सिक्योरिटी थ्रेड इंडियन करेंसी नोट के लिए, उसमें कुछ घोटाला मिला है। इसी वजह से अरविंद मायाराम के ऊपर एफआईआर हुआ। एफआईआर वैसे आज नहीं हुआ है, 14 फरवरी 2017 को ही हुआ था, लेकिन अब उन्हें जो है सीबीआई ने पकड़ा है। हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने
2004 की बात है। ये जो केस चल रहा है फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी के ऊपर, वो मामला एक्चुअल में 2004 में शुरू हुआ था। 2004 में हम देखें जो मामला शुरू हुआ, जो थ्रेड, जो एक्सक्लूसिव कलर शिफ्ट सिक्योरिटी थ्रेड था जो यूके की कंपनी ने प्रोवाइड करना शुरू किया, वो 2004 से लेकर के 31 दिसंबर 2015 तक उसका एग्रीमेंट था। अगर एग्रीमेंट की बात करें तो 17 जुलाई 2004 को जो है एक एफआईआर दर्ज हुआ था। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर के ने आरबीआई को क्या किया, अथोराइज किया एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट में कुछ चेकिंग के लिए, सिक्योरिटी फीचर को जांच करने के लिए। एक सब कमेटी बनाई गई जिसके वो जो है चेयरपर्सन कौन थे, पीके विश्वास, वो कौन थे, आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। उन्होंने उसमें एग्जामिन किया, उसकी एक्सक्लूसिविटी जो है 3 करेंसी नोट के, 3 टाइप के करेंसी नोट के लिए उन्होंने उसके डिटेल को जांच किया। उसमें हमको जो डिटेल में अब पता चला है कि जो डी कंपनी है उसके पास एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बना रही थी करेंसी के थ्रेड के लिए, उसके पास पेटेंट ही नहीं था। यानी ऐसी प्रोडक्ट बन रही थी जिसका कोई पेटेंट नहीं था। यानी उसको कोई और अगर चाहे बना ले या उसकी सिक्योरिटी फीचर कोई चुरा करके नया प्रोडक्ट बना दे और उससे नकली नोट पाकिस्तान को बेच दे और पाकिस्तान नकली नोट बना दे या चाइना नकली नोट बना दे, तो उसको पेटेंट राइट न होने की वजह से वो क्लेम भी नहीं कर पाएगा। यानी हम देखते हैं कि पूरी भारतीय इकोनॉमी को संकट में डाल दिया गया था। ये एक बहुत बड़ी ग्रेव कंसर्न वाला मैटर है। आरबीआई ने 2006 में देखा कि जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग माइनिंग कॉरपोरेशन है, और 2007 में भी उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया जिसमें पाया गया कि उस कंपनी के पास, जैसे उन्होंने, ये तो पहले एलिगेशन थे, बाद में उन्होंने उससे जांच कराया, फिर बाद में 2006-2007 में भी जांच कराया गया। उस समय 2007 तक भी 2004 का मामला है, तब तक उसके पास कोई पेटेंट नहीं था। अगर हम देखें जो कंपनी है उसने, however the agency alleged Mr. Mayaram, then Defense Department of Economic Affairs Secretary, did not appraise the finance minister to same the contract was extended from time to time till December 31st 2012। ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में पहले सेक्रेटरी थे उस समय, 2004 के बाद की बात है। 2012 में वो डिफेंस मिनिस्ट्री में थे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी। उन्होंने क्या कि उस एग्रीमेंट को बढ़ा दिया, यानी जो 4 से बढ़ते 7 में गया, 7 तक बढ़ते हुए 12 तक चला गया, उसके बाद भी एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन उसने इस बात को फाइनेंस मिनिस्टर से भी डिस्कस नहीं किया, ऐसा एलिगेशन है। 10 मई 2013 को जो है मायराम वाज इन्फोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट विथ डीलरी हैड एक्सपायर्ड। 10 मई 2013 को फिर से वो एक्सपायर हो गया, लेकिन एजेंसी का कहना है कि फिर से उसे 3 साल के लिए बढ़ा दें। जो 2012 में एक्सपायर हुआ उसे बढ़ाया गया 2013 तक, 2013 में एक्सपायर हुआ फिर उसे 2015 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस तरीके से हम देखते हैं ये जो है मनमाने तरीके से उन्होंने काम करते गए। सीबीआई का क्या कहना है कि मिस्टर मायराम आल्सो डिड नॉट टेक द अप्रूवल फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर द लास्ट टाइम। उन्होंने लास्ट टाइम में भी कोई अप्रूवल नहीं लिया फाइनेंस मिनिस्टर से, अपने मर्जी से उसने उसको आगे एक्सटेंड करते गए। इसमें क्या हुआ है, ये चीज़ें सामने आई है कि उसने क्या कि इलीगल जो एक्सटेंशन किया गया बार बार उस कॉन्ट्रैक्ट को, वो एक इलीगल था, और उसमें जो है बहुत बड़ा सरकारी खजाने का नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट के इकोनॉमी के साख को भी चोट पहुँचा है। और ये सब किसकी वजह से हुआ है, वो एक व्यक्ति के घूसखोरी के वजह से हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है, ओल्ड पेंशन स्कीम कवर फॉर ऑल CAPF पर्सनल। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि जो CAPF के कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, उनके ऊपर ओल्ड पेंशन अप्लाई होगा। ऐसा एक्चुअल मामला यह है कि जनवरी 2004 या उससे पहले जो लोग नोटिफिकेशन आ गया था और उसके बाद भर्ती हुई, लेकिन बाद में तो उन लोगों को भी जो पेंशन की स्कीम है वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा। यही इस पूरे आर्टिकल में कहा गया है। हाई कोर्ट का इतना ही डिसीजन है। तो सिर्फ एक लाइन में आंसर जानने के कि किसको ओल्ड पेंशन स्कीम हाई कोर्ट के आदेश से मिलेगा, तो है CAPF। दिल्ली गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में हमेशा झगड़ा चलता रहता है। दिल्ली गवर्नमेंट क्या है, यूनियन टेरिटरी है और उसके पास पूर्ण अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों की अधिकार जो होते हैं उसके पास नहीं है, जिससे विशेषकर गृह मंत्रालय का पूरा चार्ज
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और भी जो है चीज़ें हैं, जिसके वजह से दिल्ली सरकार उसमें यूनियन गवर्नमेंट में हमेशा टकराव होता है। इसी मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों चल रहा है कि सेंटर जो है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को स्वयं कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि देखें, स्पेशली सिविल सर्वेंट का जो एलोकेशन है वह काम किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास। और गृह मंत्रालय कौन देखता है? भारत सरकार का गृह मंत्री। तो वहाँ पर सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, उन्होंने सेंटर के तरफ से प्रेजेंट हुए। उन्होंने क्या कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, केवल वही सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के पास है, जबकि जो फंक्शनल कंट्रोल है वो किसके पास है? जो स्टेट गवर्नमेंट है, चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनके पास है। चीफ जस्टिस का कहना है कि ये इंटरप्रिटेशन हमें ठीक नहीं लग रहा है, ये एनालॉगस लग रहा है। चीफ इसके बाद जो है सॉलिसिटर जनरल का ये भी कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन इन एवरी टर्म दो हिज नॉमेनक्लेचर वाज डिफरेंट। उनका कहना है कि ये जो नॉमेनक्लेचर एडमिनिस्ट्रेटर का कॉन्सेप्ट है, जैसे वहाँ पर हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटर है या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल के जो इंटरप्रिटेशन है वो कभी कभी ऐसे सामने आते हैं कि उनके पास पावर राज्यपाल से ज़्यादा है। इस तरीके से कहीं एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जैसे चंडीगढ़ में, लक्षद्वीप में। तो इस तरीके से कुछ न कुछ चीज़ें अब अपवाद आने लगती हैं, विवाद होने लगते हैं। यूनियन टेरिटरी आर द एक्सटेंशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट बाय डिफिनेशन। तुषार मेहता जो सेंटर की तरफ से प्रेजेंट ही, उनका कहना है कि यूनियन टेरिटरी का मतलब ही है कि यूनियन गवर्नमेंट का ये एक्सटेंशन है, इसलिए इस पर यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा ही होगा। द वेरी पर्पज ऑफ द डिमार्केटिंग ए पार्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया एज ए यूनियन टेरिटरी suggest that the union itself want to administer it through its officer. Hence all union territory are administered by central agency service officer. तो तुषार मेहता का कहना है कि जो एक्चुअल में जो यूनियन टेरिटरी हैं वो सेंटर के ही पार्ट होते हैं और उसके ही एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा वो एडमिनिस्ट्रेशन उसका देखा जाएगा, उनका डायरेक्ट ये कहना है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि तब राज्य में जो एक केंद्र शासित राज्य है उसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट की भूमिका क्या है। ये एक्चुअल में यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, पर ये हमारे सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा विवाद होता क्यों है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल चाहती है और स्टेट जो यूनियन टेरिटरी अपना चाहती है। दरअसल रीज़न ये है कि ये एक राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, वहाँ पर सबको पावर की आवश्यकता महसूस होती है और ये खींचतान हमेशा चलता रहेगा। समस्या ये है कि वहाँ पर कंट्रोल चाहते हैं। अगर एक्चुअल बात देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल में, उस पर वो अपना कंट्रोल रखें, और जो यूनियन टेरिटरी के पास पावर है वो उस पर कंट्रोल करें, वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करें, ज़्यादा उस पर ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा सही होगा, न कि एक दूसरे के मामलों में इंटरफेरेंस करना और किसके पास कितनी पावर है और किसके पास कितनी पावर होनी चाहिए ये डिस्कस करना ही एक तरीके से देखें तो कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। इसको कोर्ट में ले जाकर घसीटना बिल्कुल ही समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया हैज़ मेड मार्क्ड प्रोग्रेस इन LAC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आर्मी चीफ, तो आर्मी चीफ कौन है हमारे हैं? मनोज पांडे। उनका कहना है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चाइना के बीच का बॉर्डर है, उस पर उनका कहना है कि हमने बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया और आगे भी ये साथ चल रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग रहेगा तो वहाँ पर हम कोई भी सामान पहुँचा सकते हैं और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से हमारी सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इसके बाद हम देखते हैं एक न्यूज़ है जो कि सेंटर और स्टेट के बीच कई लगभग पिछले महीनों से ही विवाद चल रहा है। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़, उनके कुछ स्टेटमेंट आए हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ के बीच कुछ क्लैश चल रहा है। हम जानते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था एक, और ये एक्चुअल में आया था 99वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, जिसे बाद में ये 2014 में आया था, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया था, उसे रद्द कर दिया था। उसी के बाद से जो है अब उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जिसे एक लॉ द्वारा बनाया गया है उसे सभी को मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो आर्टिकल 141 है 141 है वो क्या कहता है। आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट ए लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट इवन द सुप्रीम कोर्ट। तो 141 जो संविधान का आर्टिकल है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ डिक्लेयर करेगी, जो भी वो लॉ को डिक्लेयर कर रही है, डिसीजन दे रही है, ऑर्डर दे रही है, उस सभी के ऊपर बाइंडिंग होगा। यानी भारत के सभी व्यक्तियों के ऊपर, सभी अथॉरिटीज़ के ऊपर, सभी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर और सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी वो अप्लाई होगी। तो जगदीश धनखड़ जो है कुछ स्टेटमेंट दिए जिसकी वजह से विवाद क्रिएट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं, पार्लियामेंट इज फ्री टू ब्रिंग ए न्यू। जो जगदीश धनखड़ जो है हमारे उपराष्ट्रपति, उनका क्या कहना है कि पार्लियामेंट इज फ्री टू ब्रिंग ए न्यू लॉ ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट पॉसिबली थ्रू ए कमीशन अमेंडमेंट बट दैट टू विल बी सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। तो जो जगदीश धनखड़ कहे हैं उसके रेफरेंस में पार्लियामेंट का जवाब आया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा और वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अदरवाइज उसे जुडिशियल रिव्यू की कैटेगरी में हम ला सकते हैं। तो उनका कहना है कि कोई भी ऐसा अपॉइंटमेंट की जो क्राइटेरिया होगी, फंक्शनिंग होगी, कोई एजेंसी बनेगी, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें नहीं दिखना चाहिए, एक ऑटोनॉमी की स्थिति दिखनी चाहिए। इट इज नेसेसरी दैट ऑल द फॉलोज द लॉ एज लेड डाउन बाय द कोर्ट, अदरवाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में डिसाइड टू फॉलो देयर ओन कोर्स। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रही है उसे सभी को मानना चाहिए, अदरवाइज सोसाइटी के ही कुछ लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे कि वो भी अपना अपना एक रूल रेगुलेशन बना लेंगे और उस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, तो वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जगदीश धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनका क्या कहना है कि एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट जो है वन अपमैनशिप की कंडीशन में आ गया है और मैं जो है, उनका कहना है कि जो 1973 में केशवानंद भारती का जजमेंट आया था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो संविधान के आधारभूत सिद्धांत का कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने कहा मैं उसे नहीं मानता, उनका कहना है। अगर हम देखें बेसिक स्ट्रक्चर अब हेल्ड जुडिशियल रिव्यू एंड लिमिटेड द पार्लियामेंट पावर अंडर आर्टिकल 368, तो एक्चुअल में उसमें यही चीज़ें सामने आई थी बेसिक स्ट्रक्चर में उस समय 1973 में। बाद में उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। उस समय जो बातें आई थी कि जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, लिमिटेड पार्लियामेंट्री पावर यानी पार्लियामेंट के पास अथाह पावर नहीं है, उनके पास लिमिटेड पावर है, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसे लिमिटेड गवर्नमेंट भी कहा जाता है। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ रखा है और सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है केशवानंद भारती केस के माध्यम से कि आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट की पावर देता है, न कि कोई एक्स्ट्रा पावर देता है। चेक्स एंड बैलेंसेज हम देखते हैं यूपीएससी ने इस पर चेक्स एंड बैलेंसेज पे जो जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इनके बीच चेक्स एंड बैलेंसेज होने चाहिए और कोई इंटरफेरेंस न हो इस चीज़ से बचने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि अगर जुडिशियल रिव्यू इज नॉट ए मीन्स टू असर पार्लियामेंट सॉवरेनिटी बट ओनली पार्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग डू नॉट एक्सीड देयर लिमिट। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चेक्स एंड बैलेंसेज जो है बहुत ज़रूरी है। केशवानंद भारती केस के सामने ज़्यादा क्लियर फॉर्म में निकल कर गया है और पार्लियामेंट का जो ये चेक्स एंड बैलेंस है वो पार्लियामेंट के इस काम को सिर्फ देखेगा कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में ही तो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए पावर को भी ओवर रूल कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए कि जो पार्लियामेंट है भारत का वो एक सोवरेन बॉडी नहीं है। हमारा देश सोवरेन है, सोवरेन का मतलब हम अपनी इच्छा से कोई काम कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, कानून को रद्द भी कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के पास क्या उसको एक सोवरेन बॉडी नहीं बनाया गया, उसको एक लिमिटेड पार्लियामेंट्री बॉडी बनाया गया है। वी आर अनेबल टू सी हाउ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मेक द जुडिशरी सुप्रीम इन एनी सेंस ऑफ द वर्ल्ड। जगदीश धनखड़ का कहना है कि जुडिशरी को इतना पावर कहाँ से मिल गया, दुनिया में तो ऐसा किसी देश को नहीं मिला है कि पावर जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर जो है
जुडिशरी के पास पैरामाउंट हो, बहुत ही ज़्यादा जुडिशरी पावर मिल जाए, और लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास कम पावर हो जाए। Indeed, it has seen that the heart and core of a democracy lie in the judicial process. The top court had observed in the केशवानंद भारती केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2000 नहीं 1973 में जो उन्होंने केशवानंद भारती का केस दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबके पास पावर लिमिटेड है। अगर हम देखें मामला, अगर 1952 से देखें तो 1952 में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है पतंजलि शास्त्री थे, उनका भी कहना कुछ इसी तरीके था। और उन्होंने जुडिशियल रिव्यू के बारे में क्या कहा, जुडिशियल रिव्यू जो है वाज अंडरटेकन बाय द कोर्ट नॉट आउट ऑफ एनी डिजायर टू टिल्ट एट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इन ए क्रूसेडर्स स्पिरिट बट इज डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी प्लेनली लेड डाउन अपॉन देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पतंजलि शास्त्री जो 1952 में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका भी यही कहना था कि जुडिशियल रिव्यू जो है एक पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, तो इसका जो है हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए, इंटरफेरेंस से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उन्हीं के शब्दों में देखें, जो JS खेहर थे, जो NJSC के मामले को स्क्रैप किए थे, वो 2015 में थे, उन्होंने भी इस चीज़ को दोहराया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेंच में ऐसे जो पतंजलि शास्त्री है उनकी बातों को उन्होंने रिपीट किया था। अगर हम देखें, रीडिंग ऑफ द NJSC जजमेंट शोड हाउ द कोर्ट हैड डिस्कस इंस्टांसेस व्हेन पॉलिटिकल पार्टी थ्रू पार्लियामेंट हैड इंक्लूडेड इन द कोर्ट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जो NJSC का केस को स्क्रैप किया गया, नल एंड वाइड किया गया, उसमें यही कहा गया, इससे ये चीज़ें सामने दिखती हैं कि पार्लियामेंट के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टी उसमें इंटरफेरेंस करेंगे अपॉइंटमेंट के या ट्रांसफ़र के मामले में। और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो एक्चुअल में कब लागू अमेंडमेंट किया गया, इमरजेंसी के समय में 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लागू हो गया था, उसके बाद वो आया था बिल। तो उस समय भी अगर देखें, बिल ऑफ द पीपल, अगर जनता के स्पिरिट को न ध्यान रखा जाता तो वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती। तो वो समस्या सॉल्व कैसे हुई, तो एक्चुअल में बेसिक स्ट्रक्चर के फार्मूले से ही सॉल्व हुई थी, इसलिए उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें कहना है कोर्ट का। इसके साथ ही साथ देखें कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया था, जो है केशवानंद भारती केस के माध्यम से। यानी जो भारत का संविधान है जिसका आर्टिकल 50 है, इसको भी UPSC ने अपने प्रीलिम से पूछ रखा है, सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ से मिलता है, तो आर्टिकल 50 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से मिलता है। तो हम देखते हैं कि उसका साफ कहना यह है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है या लेजिस्लेटिव बॉडी है और जुडिशरी है, इनके बीच सेपरेशन ऑफ पावर क्लियरली होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, मिसिंग डॉक्टर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स फेस 80% शॉर्टफॉल ऑफ स्पेशलिस्ट, सो हेल्थ मिनिस्ट्री डाटा। हेल्थ मिनिस्ट्री डाटा कहती है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि ब्लॉक लेवल पर होते हैं, गाँव के जो ब्लॉक होते हैं वहाँ पर ब्लॉक लेवल पर, उसमें 80% के जो है शॉर्टफॉल है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की। अगर हम देखें इंडिया में जो है डॉक्टरों की कमी 80% तक पाई गई है कम्युनिटी हेल्थ सर्विस में, जो कि जनरली रूरल जो हेल्थ स्टैटिक्स है वो बताता है, यूनियन मिनिस्ट्री ने जारी किया हेल्थ मिनिस्ट्री में। कम्युनिटी सेंटर की बात करें, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तो उसमें कम से कम 30 बेड रखे जाते हैं ब्लॉक लेवल पर, और उसमें बहुत सारी फैसिलिटी जो जनरली इमरजेंसी में प्रयोग हो सकती है, जैसे सर्जरी, गायनोकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, जनरल मेडिसिन से रिलेटेड वहाँ पर डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठते हैं, 30 बेड की व्यवस्था होती है। लेकिन रिपोर्ट क्या कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, कि शॉर्टफॉल ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर इंक्लूडिंग सर्जन 83.2% सर्जन की कमी है, ऑब्स्टेट्रिशियन की और गायनोकोलॉजिस्ट की 74% है, फिजिशियन 79%, पेडियाट्रिशियन की 81%, यानी सब के सब 80% के आसपास सभी डॉक्टरों की कमी पाई गई है। पूरे भारत की बात करें तो एक जो GS का पार्ट हो सकता है कि भारत में कुल 6064 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जबकि भारत में ज़िले कितने हैं, 718 ज़िले हैं, 664 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं।
हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि वो जो है इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने में सक्सेसफुल नहीं रहे हैं और बहुत सारे सेंटर वहाँ पर आज भी डॉक्टरों की कमी है। 2005 में देखें, 2005 में जो है कुल 3,550 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था भारत में, जो कि 25% बढ़ गया है प्रेजेंट टाइम में। अगर हम देखें उनकी रिक्वायरमेंट की जो डॉक्टरों की है उसमें हमें 63.8% बढ़ा है, यानी जो 2005 से 2022 का यात्रा है उसमें 63% की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। और ये चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेव है। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर इसमें डॉक्टरों की भर्ती नहीं करेगी तो क्या होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के पास मरीज जाएंगे। तो प्राइवेट में इतना ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं, इलाज का खर्चा आता है कि लोग को या तो इलाज नहीं करा पाते हैं, उनका खेत घर बिक जाता है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए और ये बहुत ही ग्रेव कंसर्न है। वर्ल्ड न्यूज़ देखें तो वर्ल्ड न्यूज़ में कुछ खास नहीं है। ये फ्रांस, दुबई और फ़िलिस्तीन और ग्रीस, एथेंस से जुड़ा हुआ है, श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, अमेरिका से जुड़ा हुआ है। यानी यूपीएससी का सिलेबस देखें तो यहाँ पर ये जो इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता हो तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। और इंडस्ट्रियल आउटपुट रिबाउंड टू 7.1% ग्रोथ इन नवंबर आफ्टर अक्टूबर कंट्रैक्शन। तो ये क्या है, डाटा से रिलेटेड चीज़ें, डाटा से रिलेटेड चीज़ें एग्जाम में कम आती है, क्योंकि इतना डाटा याद कौन रखेगा, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा है उसे याद रखना चाहिए। इसके बाद एक न्यूज़ है इकोनॉमिक सेक्शन से, पब्लिक डेट टू राइज इन फाइनेंशियल ईयर 24, फिजिकल डेफिसिट टू श्रिंक टू 5.8%। इनका कहना है सीधे कि जो फिजिकल डेफिसिट है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो फिजिकल डेफिसिट का 5.8% पर घट करके आ जाएगा, क्योंकि सरकार की जो है बारोइंग प्रेजेंट टाइम में 2.3 लाख करोड़ रुपए चल रही है, जो कि आगे बढ़ने वाली है। एक न्यूज़ और है भारत और अमेरिका से रिलेटेड। जो हमारे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो इस समय अमेरिका के विजिट पर हैं। तो गोयल रूल्स आउट मिनी ट्रेड पैक्ट विथ यूएस से जीएसपी नॉट ए प्रायोरिटी ऑफ इंडिया। तो जो भारत सरकार है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर एक मीटिंग है जहाँ पर हमारे यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम जो प्रीवियस टास्क में थे, हमारा ही रूल्ड आउट द प्रीवियसली टॉक्ड अबाउट मिनी ट्रेड डील ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड नोटेड दैट रेस्टोरेशन ऑफ जीएसपी वाज नॉट ए प्रायोरिटी फॉर द न्यू दिल्ली। तो जीएसपी जो है जनरलाइज प्रेफरेंशियल सिस्टम, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जो जीएसपी है ये अमेरिका देता है। और अमेरिका क्या करता है, उन कंट्री को देता है उसको जो मानता है कि इनके पास संसाधन कम है या संसाधन का प्रयोग सही से नहीं हो पा रहा है और वो गरीब कंट्री हैं। यानी सीधे कहा तो लिस्ट डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्री को मिलता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने क्या किया, उसे हटा दिया और भारत से उस पर क्या होता था, एक्चुअल में उससे छूट मिलती है। यानी जो आप ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो पीयूष गोयल का कहना है कि हमारी इस तरह से कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही है। द मिनिस्टर वेलकम द रिसेंट इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्क एमंग देयर ऑफिशियल एम्ड एट फाइंडिंग म्यूचुअली एग्रीड सोल्यूशन ऑन द आउटस्टैंडिंग WTO डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्री। तो जो पीयूष गोयल है उनका कहना है कि हम जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस पर ध्यान नहीं दे रहे, हमारा ध्यान है WTO के डिस्प्यूट रिड्रेसल पर, कि जो डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं, जो हमारे ट्रेड बैरियर क्रिएट हो रहे हैं, उन पर हम अपने फोकस को बनाए हुए हैं। IP regime talk, the two sides also held extensive discussion on the IP intellectual property regime and appreciated the sustained work on this front under the ट्रेड पॉलिसी फार्मूला IP वर्क ग्रुप। तो जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं, और ये बहुत हॉट टॉपिक है, यूपीएससी इस पर भी 2018 में क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ चुकी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर। तो उसी पर उनका कहना है कि हम ज़्यादातर अपना ध्यान रख रहे हैं और ये जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है उस पर हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो ये था इकोनॉमी का सेक्शन, स्पोर्ट में कुछ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन को, जो आज 13 जनवरी का है। एडिटोरियल में सिर्फ एक ही एडिटोरियल है जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम लायक है। अदरवाइज हम देखें तो जो कॉन्फ्लिक्ट है
दिल्ली में सीएम और एलजी के बीच में उससे रिलेटेड है, या जो बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, उन्होंने कई बार बन चुके हैं, उनके बारे में, पेरू के क्राइसिस के बारे में। तो सब चीज़ें हमारे लिए खासकर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम देखते हैं जो एंटरिंग ए ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी, एम के नारायण जो कि फार्मर डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं और वो फार्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं और वेस्ट बंगाल के गवर्नर, यानी वो बहुत बड़े बड़े पोस्टों पर रह चुके हैं, एक काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है। तो उनका जो ये आर्टिकल है इसमें सिर्फ ये चीज़ें सामने दिख आ रही है कि जो ये प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसमें जो है बहुत बड़ा पॉपुलेशन शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है, विशेषकर युद्ध के वजह से, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं। उनका मेन फोकस इसका कहना ये है कि जो प्रेजेंट टाइम में रसिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, इसमें एक बात देखने को मिली है कि यूक्रेन में बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की कॉन्सेप्ट है, यानी जो वहाँ पर जो नागरिक हैं, जो सैनिक हैं, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना बहुत तेज आ गई है। जबकि नाटो बैक सपोर्ट तो दे रहा है, यूएसए दे रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट सामने नहीं आ रहे हैं, यानी नाटो और अमेरिका डायरेक्ट सामने नहीं, लेकिन फिर भी यूक्रेन बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है। अगर प्रेजेंट टाइम में उनका कहना है कि इन प्रेजेंट केस एनी एस्केलेशन वर्टिकली वुड मीन द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। उनका कहना है कि अगर कोई भी इस युद्ध में कूदता है और अगर रसिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है तो रसिया भी न्यूक्लियर अटैक कर देगा। और अगर हम देखते हैं हर एस्केलेशन हॉरिजॉन्टली होगा, हॉरिजॉन्टली का मतलब कोई एक देश और पीछे से डायरेक्टली सामने आ जाए तो एक दूसरा देश भी सामने आएगा, और ये सिचुएशन क्या होगी, यही सिचुएशन है विश्व युद्ध की, जो कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे। उनका आगे कुछ एनालिसिस ये है कि अगर हम देखें एस्टिमेट की बात करें तो 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है इस बीच 2022 में खर्च हुए हैं। 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर सिर्फ लड़ाइयों में चले गए, जिनमें यूरोपियन कंट्री में देखा जाए तो जर्मनी, फ्रांस, इनके जो है डिफेंस एक्सपेंडिंग बहुत ज़्यादा है। जापान भी जो है अपने डिफेंस एक्सपेंडिंग को बढ़ा रहा है और उसने कहा है कि अपने बजट का जो जीडीपी का है उसके 2% तक लाएगा। चाइना, नॉर्थ कोरिया सब बढ़ा रहे हैं। भारत की बात करें, भारत का भी जो है डिफेंस एक्सपेंडिंग लगातार बढ़ती जा रही है, और चूँकि सूट भी करता है क्योंकि जब चाइना और पाकिस्तान भी अपने डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे तो भारत के लिए भी ये बढ़ाना अति आवश्यक है। इंक्रीज डिफेंस बजट आर थ्रेटनिंग टू द अल्टर द नेचर ऑफ डिफेंस रिलेशनशिप एंड इंटर्न व्हाट इज प्रोपाउंडेड एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये सही है, जब देश का सारा पैसा डिफेंस पर जाएगा, दुनिया का हर देश डिफेंस पर बहुत ज़्यादा खर्च करेगा, तो एक्चुअल में क्या होगा कि डिफेंस की वजह से 2 देशों के बीच विवाद उत्पन्न होगा। जैसे नाटो और अमेरिका के विवाद के बीच में ही यूक्रेन आ गया और यूक्रेन को लगा कि हम नाटो में सम्मिलित होकर के सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन वो बर्बाद हो गया शामिल होने से पहले ही। तो ये चीज़ें हैं इस एडिटोरियल में, और किसी एडिटोरियल में कुछ खास बात नहीं है। तो हम वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।